प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास 804 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका आंसर की चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, राजभाषा अधिनियम किस सन में बनाया गया था? तो सभी ने आंसर सही किया होगा, मुझे विश्वास है। राजभाषा अधिनियम सन 1963 में बनाया गया था। तो यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट होता है आपका। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है 1963 में बनाया गया था। ऊष्म व्यंजन है, मैंने बताया था आपको ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। जो आपके ये तो टोटल तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो है होती है 4 होती है, टोटल 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय मुंह से हवा निकलती है, हवा के साथ वो निकलते हैं। जैसे इनमें से किसी को भी बोलोगे तो आप देखो श, 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 ह, इस चारों को बोलोगे तो इसमें आपको हवा निकलेगी। ठीक है, आपके मुंह की जो गर्मी है ऊष्मा निकलेगी। बाकी किसी को बोलोगे उसमें इस तरह का जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा इफेक्ट। ठीक है, तो ये है आपका श, 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 ह। ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। कविता हम पढ़ाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कविता के भावों को समझाना, यानी भावानुभव कराना। ठीक है, उस पर कविता का भाव क्या है ये अनुभव कराना जो है कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो द ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, बोलने के कौशल के विकास की प्रमुख गतिविधि है। अगर बोलने का आप कौशल विकास करना चाहते हैं, बोलने का विकास करना चाहते हैं किसी बालक का, तो सबसे उपयुक्त विधि जो है इसमें से कौन सा है? तो देखो, सुलेख जो है लिखने की गतिविधि से आधारित है, अनुलेख जो है देख करके लिखने की गतिविधि है, श्रुतलेख जो है सुन करके लिखने की। ये तीनों लिखने की गतिविधि यानी कौशल को क्या है विकास करते हैं। वाद विवाद जो है ये बोलने के कौशल, यानी आपस में बात करना, मैं कुछ प्रश्न पूछूं दूसरा उसका उत्तर दे, तो इस तरह से वाद विवाद होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, नियमित एवं निरंतर होने वाला मूल्यांकन कहलाता है। नियमित हो, सतत हो और लगातार चले तो उसको बोलते हैं हम नियमित और निरंतर यानी सतत मूल्यांकन। सौ ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको कंटिन्यूअस एवोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी अगर आप देखते, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए रेगुलर और कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस एवोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया हुआ है। ये कंटिन्यूअस एवोल्यूशन कौन सा है? ये रहा कंटिन्यूअस एवोल्यूशन। ठीक है, तो कभी कभी अगर डाउट लगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन को भी आप देखा करो तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गद्य एवं पद पढ़ाने की मुख्य विधियों पर प्रकाश डालिए। तो आप इसमें क्या बता सकते थे? जैसे गद्य की बात करें तो गद्य में आप बता सकते हो, ठीक है, और पद में आप बता सकते हो। ठीक है, गद्य में आप क्या बता सकते हो? गद्य में जो है आप बता सकते हो कि जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें हम बोल सकते हैं कि अर्थबोध विधि। गद्य में जो है अर्थबोध विधि का उपयोग किया जाता है। अर्थबोध विधि, ठीक है, अर्थबोध विधि आता है। इसी तरह से अगला जो अगर हम, क्योंकि इसमें गद्य में गद्य बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और उसमें जो बहुत सारे अर्थ होते हैं जिसको हम उसके अर्थ की जानकारी देते हैं। ठीक है, यानी शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। हाँ, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। पूरा का पूरा जब आपके सामने आती है तो इसमें हम व्याख्या करते हैं, व्याख्या विधि। जो आपका गद्य होता है उसकी व्याख्या, यानी कि विस्तार से अर्थ और भाव समझाना कि वो क्या कहना चाहता है उस गद्य के अनुसार। ठीक है, ये सब, और फिर हम विश्लेषण कर देते हैं। ठीक है, विश्लेषण विधि यानी विचारों और भाषा शैली कैसी है ये बता देते हैं। ये सब हो गया इसी में। और पद में आपका क्या हो जाता है? पद में जो है हम गति और अभिनय विधि जो है उपयोग करते हैं। गति और अभिनय विधि यानी छोटे बच्चों को हम अभिनय करके और धीरे धीरे गति से, जैसे चंदा मामा दूर के, तो इस टाइप का अगर आप जो है कोई करवा रहे हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? गति और अभिनय विधि का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं गति और अभिनय विधि। गति और अभिनय विधि का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जो है इसमें प्रश्नोत्तर विधि भी प्रयोग की जाती है। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि में क्या करते हैं? जो है हम प्रश्नों के उत्तर जो है जानने का प्रयास करते हैं। और एक जो होता है आपका रसास्वादन विधि, रसास्वादन विधि। ठीक है, इसके अंदर जो है उसके भाव सौंदर्य को, आनंद को, अनुभूति
कराया जाता है बात बच्चों को। तो ये इसके जो है मुख्य विधियों में डाला जाता, लिख सकते हैं। इकाई योजना की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इकाई योजना में जो है क्या होती है, समग्रता होती है। ठीक है, इकाई योजना में समग्रता होती है। इकाई योजना में और क्या होता है, हैं? स्पष्ट उद्देश्य होता है। ठीक है, हम उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट रखते हैं कि हमें करना क्या है इकाई योजना के हिसाब से। और क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होता है, कि हम कभी भी चाहे तो क्या योजना को बदल सकते हैं। और क्या हो सकता है इसमें, और इसमें हो सकता है अपना कि ये बाल केंद्रित होता है। ठीक है, बाल केंद्रित। मानक भाषा से क्या तात्पर्य है, तो हम सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, मानक भाषा वह भाषा है जो शिक्षा में, प्रशासनिक कार्यों में, ठीक है, पत्र पत्रिकाओं में, जनसंचार के लिए जो है सर्वमान्य रूप से क्या कहते हैं, स्वीकार की जाती है। ठीक है, इसमें एक रूपता होती है मानक भाषा में। शिशु क्रंदन के लाभ एवं हानियां क्या हो सकती हैं। भाई बच्चा जब रोता है तो उसके लाभ क्या हो गए, रोने से जो है फेफड़े खुलते हैं, उसका शारीरिक व्यायाम हो जाता है एक तरह से। ठीक है, और लाभ क्या बता सकते हैं, जो है यह रोने से जो ये भी पता चल जाता है कि बच्चा जो है असहज महसूस कर रहा है, उसको कुछ दर्द है या भूख लगा है। ठीक है, तो ये भी इसका लाभ है, बच्चा जो अपना दुख बिना बोले प्रकट कर सकता है। हानियां क्या है, अत्यधिक जब बच्चा रोएगा, ठीक है, तो उसका शरीर पूरा का पूरा थक जाएगा और उसके ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, यानी ऊर्जा कम हो जाएगी उसके अंदर। उसके अलावा जो है बच्चा अगर लगातार रोता है तो वो बार बार में हवा लेता रहता है। ठीक है, तो उससे पेट में गैस की समस्याएं हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, ये सब इसमें आप लिख सकते थे, इससे ज़्यादा इसमें लिख नहीं पाओगे। ठीक है, भाषा शिक्षण में विराम चिन्ह का क्या महत्व है। तो विराम चिन्ह जो है ये क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह बताते हैं कि आप अगर सही तरीके से पढ़ते हैं तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा भाषा का। अगर विराम चिन्हों का उपयोग आप जो है गलत तरीके से करते हैं तो उसका अर्थ अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक मैंने बताया हुआ है कई बार, एक रोको मत जाने दो आपका वो होता है, रोको मत जाने दो। ठीक है, अब इसमें विराम चिन्ह कहीं लगाए तो हम यहाँ पे लगाते हैं रोको, तो रोको मत जाने दो, ये अब ऐसा वर्ड हो गया, आप समझ सकते हो, रोको मत जाने दो। ठीक है, पहले रोको फिर विराम चिन्ह है तो आप रुकोगे, रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोको मत जाने दो। अब इस विराम चिन्ह को हम हटा देते हैं और इस विराम चिन्ह को कहीं और लिख लेते हैं, जैसे कि आगे बढ़ा करके मैं यहाँ डाल देता हूँ, वही वर्ड है, केवल विराम चिन्ह बदला। तो रोको मत जाने दो, तो अब रोकना मत भाई, जाने दो। तो इस तरह से विराम चिन्ह से अर्थ बदल जाता है। एक एग्जाम्पल दे करके जो है आप समझा सकते हो। भावों का प्रकटीकरण जो है इसमें समझ में आता है, विराम चिन्ह जो है बहुत कुछ कहता है। कहानी कहते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सरल और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, आवाज़ का उतार चढ़ाव सही तरीके से होना चाहिए, उचित हाव भाव होना चाहिए, और जो छात्र जिनको आप कहानी कह रहे हैं उनकी जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए स्टोरी में। ठीक है ना। भाषा विषय वस्तु के शिक्षण में, इस शिक्षण के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं, तो हमारा व्याकरण अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, और उसके अलावा जो है आपका आगमन निगमन विधि है। तो ये आप जो है इसमें बता सकते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, तो बाल केंद्रितता का सिद्धांत है, मैंने आपको बताया है, रोचकता का सिद्धांत है। ठीक है, स्तर अनुकूलता का सिद्धांत है, किस स्तर के लिए है, व्यावहारिकता का सिद्धांत है। ठीक है, त्रुटिहीनता और मानक भाषा का सिद्धांत है इसके अंदर। इसके बाद जो है इसमें पूछा गया है लेखन कौशल के विकास में सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख की भूमिका। तीनों मैंने करवाए हुए, सुलेख क्या होता है, अनुलेख क्या होता है और श्रुतलेख क्या होता है। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण में ये क्वेश्चन है। मैंने बोला था बच्चों को कि आप जब भी जाए एग्जाम में तो सबसे पहले अपने जितने भी नोट्स है सारे को सारे कंप्लीट कर ले, तो आपको कोई भी पेपर में आसानी ही होगी, बल्कि आपका उसको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने हिंदी भाषा शिक्षण का पेपर नंबर 8 पढ़ के गए होंगे, अगर मतलब उन्होंने एक बार पढ़ लिया होगा तो उनको याद होगा कि सुलेख क्या होता है, अनुलेख क्या होता है और श्रुतलेख क्या होता है। ठीक है, सुलेख का अर्थ वो होता है कि सुंदर सुंदर लिखना, बच्चे जो है अक्षरों को अच्छा सुंदर सुंदर बना के लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसकी भूमिका क्या होती है, बच्चे जो है लेखन कौशल को सुधारते हैं सुंदर लेख से। अनुलेख मतलब जो हम दे देते हैं कि बच्चों को, जैसे हम छोटी क्लास में क
और ख और ग इस तरह से लिख करके देते हैं और बच्चे इसी के नीचे क ख ग घ इसी के नीचे देख देख के लिखते हैं। उसको हम जो बोलते हैं अनुलेख, यानी देख करके नकल करना। और श्रुत लेख मतलब हम बोलेंगे और बच्चा सुन के लिखेगा। तो ये जो होता है ये आपका इस तरह से जो भूमिका होती है लेखन कौशल को सुधारने में। इसको थोड़ा सा आप आपके बोले गए शब्दों को, वाक्यों को सुन करके बच्चा लिखता है तो बच्चे की जो है श्रवण शक्ति भी विकास होती है, सुनने की कुशलता भी बढ़ती है, ठीक है। और बर्तनी यानी स्पेलिंग की उस अशुद्धियों को भी सुधारता है, क्योंकि वो सुन करके लिखेगा तो स्पेलिंग देख के नहीं लिखेगा तो उसकी बर्तनी संबंधी सुधार हो जाएंगे। बच्चों के पढ़ने के कौशल के विकास की विधियों के वर्णन कीजिए। बच्चे के अगर पढ़ने का कौशल विकास करना है, यानी कि वो पढ़ रहा है और उसको विकसित करना है, तो हम क्या बोलेंगे, वर्णबोध विधि, शब्द विधि, ठीक है, वाक्य विधि और ध्यानात्मक विधि है, कविता या गीत विधि, इन सभी विधियों का उपयोग करेंगे बच्चे के पढ़ने के कौशल के विकास में। तो इनके बारे में आप थोड़ा समझा के लिख सकते थे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पेपर था, अच्छा क्वेश्चन पेपर था जिसको आपने कर दिया है आज। तो आशा करता हूँ सभी का एग्जाम बेहतर हुआ होगा। प्लेलिस्ट में सब कुछ है, आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।